Hello everyone, welcome you all in the Phoenix classes. Today we are going to start chemistry of class 11th, chapter 1, that is what? Some basic concepts of chemistry. So, as you all know, this chapter completely belongs to class 9th chemistry portion. जो कि आपने पढ़ा है क्लास 9th में, पहला चैप्टर जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था वो चैप्टर आपका था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके बारे में आपने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो आपस में अलग है, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो वहीं से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है, पहली चीज़ है, ठीक है। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है हमारा इस मैटर अराउंड अस प्योर में क्या हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। वहीं इम्प्योर में क्या आ जाता है हमारा, जैसे आपने पढ़ा हुआ सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलॉइडल है, तो ये सारे क्या हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से प्योर इम्प्योर मतलब सेकंड चैप्टर हम लेकर के चलने वाले हैं। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था केमिस्ट्री का, क्या पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सो बेसिकली एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है उसमें, साथ साथ आपको पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपने पढ़ा था 9th में, अगर याद हो आपको। फर्स्ट लॉ था क्या आपका, पहला क्या लॉ था, फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो किसने दिया है, एंटोनी लेवोसियर ने, बेसिकली आप जानते हैं 9th में पढ़ा। सेकंड लॉ जो था वो जो है कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। और तीसरा जो लॉ है आपका कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसी तरीके से ये जो चैप्टर्स है ना, 3 चैप्टर्स जो क्लास 9th के हैं, वही आपके 75% ये तीनों चैप्टर्स उठा करके क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में डाल दिया गया। कुछ 25% चीज़ें अलग हैं जो हम साथ में लेकर के चलेंगे। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, बट ये जो है आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th की 12th की, अगर आपको समझनी है तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझना तो ज़रूरी है ना। अगर आपको किसी चीज़ को समझना है तो समझने के लिए लैंग्वेज पहले तो जान लें। अब लैंग्वेज ही नहीं जानेंगे तो समझेंगे क्या उस सब्जेक्ट को। सो दैट ये चैप्टर इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्टली एनुअल एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव में डायरेक्टली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन फिर भी अगर ये हम समझेंगे ही नहीं तो आगे के चैप्टर्स हमको जो है वो समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एक वर्ड उठा करके वहाँ पे पुट किया जाएगा और यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन पढ़ के उसके बारे में समझ के जा रहे हैं। अदरवाइज बाद में आपको जाके उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो याद करना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, रेक्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ह्यूज कंटेंट आपको पढ़ना है। तो हर चीज़ समझ के एकदम बारीकी से एकदम छोटी छोटी चीज़ को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्या हम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो पहली चीज़ आती है यहाँ पे क्या, कि केमिस्ट्री क्या है, पहले ये समझ लो, व्हाट इज केमिस्ट्री। सो पहली चीज़ आती है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री क्या है भाई, स्टडी ऑफ मैटर इज व्हाट द केमिस्ट्री। किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, हम मैटर की स्टडी करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री कंसीडर करते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर है, इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मैटर किस बेसिस पे हम फिजिकल और इधर उधर जितनी भी चीज़ें हैं मैटर से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे, वही हमारी क्या है, केमिस्ट्री। और हम क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ मैटर हो गया, और क्या बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, एटम मॉलिक्यूल और उनका ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग चीज़ों में जो है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिस्ट्री बोल रहे हैं। इसको किसने दिया था, रॉल्ड हॉफमैन ने जो था ये स्टेटमेंट दिया था कि क्या है, हम जानते हैं ना मैटर किस चीज़ से बना है, एटम और मॉलिक्यूल से ही बना है ना। अगर आपने नहीं देखा हुआ है वो वीडियो एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट कंपाउंड का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो आपको अभी आगे भी फिर से यूज़ में आएगी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए क्या है, स्टडी ऑफ मैटर को हमने क्या बोला है, केमिस्ट्री। एवरीथिंग अबाउट द मैटर इज व्हाट, केमिस्ट्री। और उसमें हम मैटर में क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं भाई, एटम्स और मॉलिक्यूल। जो छोटी सबसे यूनिट है एटम है, एटम से मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलकर के एलिमेंट या कंपाउंड बनता है। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एलिमेंट बनता है, डिफरेंट टाइप के जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। और उनका ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना ही क्या कहलाएगा, ये हमारा केमिस्ट्री कहलाएगा। बात आती है कि मैटर क्या है। अब यहां पे बात आ जाती है व्हाट इज मैटर। देन मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैव मास एंड विच कैन ऑक्यूपाइज स्पेस, और वी कैन से वॉल्यूम हम किस रेफरेंस में, वही अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब उसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्या है भाई, अगर कोई भी चीज़ के पास मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। बेसिकली आपने क्लास 9th में जो है वो 5 तरीके के स्टेट ऑफ मैटर पढ़े। आपने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, पहले ये तो 3 तो बेसिक हो गए। चौथा आपने पढ़ा है प्लाज्मा, और 5वां पढ़ा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है।
BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं, बट ये पांचों के बारे में नहीं, 3 के बारे में हमको डिस्कशन यहाँ पे करनी है। तो मैटर जो है वो क्या है भाई, कोई भी चीज़ जो क्या रखती हो भाई, जिसके पास क्या हो, जिसके पास अपना खुद का मास हो और वो खुद क्या कर रहा हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, मैटर। जैसे ये मार्कर एक क्या है, मैटर है, ठीक है। ये जो आपका कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ है, ये मैं अगर मैं खुद को ले लूँ तो मैं भी एक मैटर हूँ, आप भी एक क्या है, मैटर हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा कुछ मास है खुद का, इस मार्कर का भी कुछ मास है खुद का, और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, मैटर है। बट अगर हम बात करें किसी फीलिंग की बात करें, तो फीलिंग क्या मैटर है, फीलिंग इज नॉट अ मैटर। वाई? बिकॉज उसका कोई मास और शेप साइज कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी उसका क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई वो नहीं करता है। लव एक, वो भी एक तरीके का इमोशन है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है वो मैटर में नहीं आती हैं, क्योंकि वो ऑक्यूपाई नहीं करती हैं कोई स्पेस, ठीक है। तो वो चीज़ जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसका अपना मास हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैटर कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या आती है भाई, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो हम जानते हैं एंटोनी लेवोसियर, क्या नाम है भाई, एंटोनी लेवोसियर। ये जो साइंटिस्ट हैं, इनको हम क्या मानते हैं भाई, फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्यों मानते हैं भाई, इन्होंने ही जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की भी हमने बात की, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में इन्होंने बताया। तो और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं इन्होंने, क्या रोल प्ले किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टेबलाइज किसने किया था, इन्होंने ही, एंटोनी लेवोसियर ने, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री की बात हो गई कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ये क्या है। अब हम ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, तो जो हमारे पास ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, कौन कौन सी ब्रांच है भाई। पहली ब्रांच जो है उसको हम मान लेते हैं क्या, द फिजिकल केमिस्ट्री। वैसे तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं, जो आपको पढ़नी है उसकी बात करें हम, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और तीसरी हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपकी जो क्लास 11th-12th की केमिस्ट्री है, वो ये इन्हीं तीनों पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। अगर हम बात करें तीनों में कि क्या डिफरेंस है भाई, ये तीनों को अलग क्यों किया गया। केमिस्ट्री तो स्टडी अबाउट द केमिकल्स है, स्टडी ऑफ मैटर है, स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल है, बट इनमें डिफरेंस क्या आता है। तो सिंपल सी चीज़ है, वो केमिस्ट्री का पार्ट जो कि डील करता है किसके बारे में, टेक्निक एप्लीकेशंस ऑफ द फिजिक्स। अगर एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स का इस्तेमाल किया गया, फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, और फिजिक्स की किसी भी एप्लीकेशन या टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, या थ्योरीज का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसी केमिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे। वहीं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें क्या यूज़ करते हैं हम, बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एलिमेंट, कंपाउंड, कार्बन को छोड़ करके, क्योंकि कार्बन वाला पार्ट ही हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं, सब के सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कार्बन के अलावा वाले जो होंगे वो किस में पढ़ेंगे, हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस हमारे कौन कौन से, अगर हम केमिस्ट्री के बेसिस पे आए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब है जो है, चोन जो है आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स में उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी की जाती है। सो दिस इज व्हाट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की, ठीक है। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यहां हम ले लेते हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रोल है केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में। तो हम जानते हैं बहुत सारे मेडिसिन जो हैं वो बनाए जाते हैं किसकी हेल्प से, केमिस्ट्री की हेल्प से। हम जानते हैं फार्मास्यूटिकल्स में जितने भी हैं हमारे ड्रग्स वगैरह बनते हैं, केमिकल्स वगैरह बनते हैं, हमारे जो टैबलेट्स वगैरह बनते हैं, दवाइयाँ बनती है, वो सब के सब किस पे है भाई, केमिकल फार्मूला पे। आप किसी भी दवा को खोल के देखेंगे, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको उस पर केमिकल फार्मूलाज उसके दिखाई देंगे। मार्केट में कंपनीज उसको अलग अलग नाम से भले ही बेच दें अपनी ब्रांडिंग करके, बट उसके पीछे जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट दवा का काम कर रहा है, ठीक है। वो जो नाम है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, वो जो फॉर्मूला है ना, उसको जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपके लिए दवा का काम करता है, वही आपको सही करता है। तो उस केमिकल को बनाने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता है, केमिस्ट्री की। बिना केमिस्ट्री के हम तो वो केमिकल बना नहीं सकते हैं। तो केमिकल्स में एटम्स को, अलग अलग एटम्स को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। एटम्स, मॉलिक्यूल और उनका ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस में देखें तो हम इसका मेडिसिनल यूज बढ़ा लेते हैं भाई। मेडिसिन में हमने क्या यूज लिया, देखिए सबसे पहली चीज आ गई ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स जैसी डिजीज के लिए। हमने वैसे तो हर बीमारी में हम जानते हैं कि इलाज करते हैं, हमको ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है, हम पैरासीटामॉल ले रहे हैं, ये वो ले रहे हैं। कोविड में भी हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो मान लीजिए बायोलॉजिकल हो गया। बट अगर केमिकल को मिक्स करके अगर बनाया जा रहा है तो वो कौन सा पार्ट आ जाएगा, हमारे केमिस्ट्री का। तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे बनाए जाते हैं। सो मेडिसिनल बेसिस पे अगर आए तो पहली चीज़ हम ले लेते हैं क्या, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं? तो पहली मेडिसिन आ गई आपके पास सिस्प्लैटिन। क्या है भाई? सिस्प्लैटिन। एंड दूसरी हम ले लेते हैं क्या? टेक्सोल। तो दो ये मेडिसिन है, याद रखिएगा, ये दो मेडिसिन है, सिस्प्लैटिन और टेक्सोल। ये दोनों हम किस में यूज करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अब ये दोनों मेडिसिन नहीं है एग्जैक्टली, इस नाम से आपको मार्केट में ये नहीं मिलेंगे, इनके लिए अलग अलग ब्रांड्स ने अलग अलग नाम दे रखा है, बट उनका केमिकल फॉर्मूला यही रहने वाला है, सिस्प्लैटिन और टेक्सोल, जो इनका जनरल नेम है। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ एड्स की बात करें। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस डिजीज में जो है हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं? उसका नाम क्या है? AZT। AZT क्या है भाई? एजाइडोथाइमिडीन। क्या नाम है इसका? एजाइडोथाइमिडीन। याद रखिएगा भाई ये नाम, एजाइडोथाइमिडीन का इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स जैसी बीमारी के लिए। और कैंसर के लिए क्या बताया? सिस्प्लैटिन और क्या बताया? टेक्सोल। ऐसी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। और बात करें हम और किस चीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की? हम प्लास्टिक बनाते हैं, इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री। फाइबर्स बनाते हैं, फाइबर इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि वो आपके जो नेटवर्क है उसको कनेक्ट कराने के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का। तो प्लास्टिक हो गया, फाइबर्स हो गए, क्लॉथ्स बनाते हैं हम, ठीक है, इसी से बनता है। एसिड्स बनाते हैं हम, एल्कली बनाते हैं हम, सॉल्ट बनाते हैं हम। तो किससे बन रहा है? केमिस्ट्री से ही बन रहा है ना। और हम बात करें फर्टिलाइजर बनाते हैं हम, फर्टिलाइजर बना रहे हैं हम। और क्या बना रहे हैं? फर्टिलाइजर के साथ साथ हम बना रहे हैं क्या? पेस्टिसाइड बना रहे हैं हम, रोडेंटिसाइड बना रहे हैं, फंगीसाइड बना रहे हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस से? केमिस्ट्री। इसका कौन इस्तेमाल कर रहा है भाई? इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो फार्मर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्कली, सॉल्ट वगैरह क्या इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्लॉथ्स वगैरह हम जान ही रहे हैं कि इस्तेमाल हम करते हैं। प्लास्टिक फाइबर्स का क्या इस्तेमाल है आप जान ही रहे हैं, डाइज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो है वो बहुत एक ह्यूज ब्रांच है। केमिस्ट्री के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है वैसे देखें तो। ठीक है, एक तो बायोलॉजी तो है ही, फिजिक्स तो है ही, केमिस्ट्री के बिना भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ अगर कंसीडर करते हैं सेल को, तो वो सेल तो स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल वे में है, लेकिन उसकी भी यूनिट कौन सी है? एटम और मॉलिक्यूल ही है। उससे भी छोटे लेवल पे जब जाते हैं तब हमको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पता चलता है। ठीक है, और एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल? 3 हम जानते हैं, बेसिक जो है 3 है। अभी तो डिटेल अभी आगे देखेंगे आप, 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अभी हम इतना देख लेते हैं, इसके बाद अब आगे समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद क्या है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? हमने मैटर के बारे में तो अभी जान लिया कि मैटर होता क्या है। सो एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। मैटर क्या था? एनीथिंग विच have mass and occupies space or having volume is called as matter। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल स्टेट जो है इसका, इसके बेसिस पे हम कंसीडर करें तो पहला हम लेके चलते हैं। देखिए क्या है फिजिकल स्टेट पे, बेसिकली मैटर जो है वो हमारे कितने टाइप का है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर देखें तो वैसे तो हमने देखा है कि 5 है, यहाँ से हम लेके चल रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे। पहली चीज हम आते हैं किस पे? शेप एंड वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है, कि किसके पास शेप है, किसके पास वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम यहाँ एस वी लिख लेते हैं। एस मतलब क्या हो गया यहाँ पे? शेप। तो जो हमारा सॉलिड है इसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी इसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो होगा वो शेप कभी भी फिक्स नहीं होगा। लिक्विड को आपने देखा है कि जिस भी बर्तन में आप इसको डाल दीजिए उसका शेप वो ले लेता है। ठीक है, अगर आपने ग्लास में डाला है तो ग्लास का शेप ले लेगा, प्लेट में डालेंगे प्लेट का शेप ले लेगा। तो जिस भी चीज़ में आप डालते हैं उसका शेप ले लेता है, मतलब इसका शेप कोई फिक्स नहीं, बट इसका वॉल्यूम फिक्स है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन गैस की बात करें, ना ही इसका शेप फिक्स है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। मतलब ये अगर 2 ही 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अगर छोड़ दिए जाए, इस रूम में ही अगर छोड़ दिए जाए, तो वो क्या होंगे? अलग अलग दूसरे जगह जा करके एकदम दूर दूर प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, और वो एक बहुत तेजी से मूव भी करते रहते हैं। तो ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स है ना ही इनका शेप फिक्स है। अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो किस में आएगा? लिक्विड में आएगा, तब उसका वॉल्यूम क्या हो पाएगा? फिक्स हो पाएगा। लेकिन एज पर गैस हम कंसिडर करें तो ना ही शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम। तो यहाँ पे सीधे सीधे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर दोनों फिक्स है तो सॉलिड है, सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है तो लिक्विड, और दोनों ही अगर नहीं फिक्स है तो क्या हो गया? गैस हो गया। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करना स्टार्ट करें सॉलिड, लिक्विड, गैस को, तो यहाँ देखें हम पहले हम देखते हैं ऐसे पार्टिकल्स को लेकर के। ये मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा वॉल्यूम है जिसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स जो है इसके एक साथ इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो अगर ये पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हो जाते हैं एक दूसरे से, क्या हो जाते हैं? टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, बीच में कोई स्पेस जो है वो नहीं रह जाता है, तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इसी को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड कंसीडर करें। हम जानते हैं ना कि सॉलिड कोई चीज होती है तो वो हार्ड होती है। बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि यहां पे क्या आ गया? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पैकेजिंग की बात करने जा रहे हैं।
ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग जो होगी वो सॉलिड में क्या होगी भाई, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वहीं बात करें लिक्विड में, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, लिटिल बिट क्या होंगे, दूर दूर होंगे, लिटिल बिट क्या होंगे, दूर होंगे इसके पार्टिकल। और वहीं गैस के पार्टिकल की बात कर ली जाए तो वो क्या होंगे भाई, बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए, तो पैकेजिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं भाई, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, मॉडरेट, मतलब बीच वाली स्थिति में, देखिए बीच वाली स्थिति में मॉडरेटली पैक्ड होंगे। और ये कैसा होगा भाई, लूजली पैक्ड होता है। कैसा होता है, लूजली पैक्ड होता है, क्या, हमारा गैसियस मॉलिक्यूल। वहीं हम बात करें पैकेजिंग के बाद, बात आ जाती है इंटर पार्टिकुलर स्पेस। दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस। और इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो है वो क्या होगा भाई, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देखिए बहुत नाम मात्र का है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होगा, वेरी लेस कंसीडर किया जाएगा। यहाँ क्या होगा, मॉडरेट, बीच का है ना, इंटर पार्टिकुलर स्पेस मॉडरेट होगा। और यहाँ पे इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होगा, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, ठीक है। देखिए इंटर पार्टिकुलर स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देखिए क्या है, कितना ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा है, इसमें और कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, अगर इंटर पार्टिकुलर स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो पैक तो टाइटली होगा नहीं ना, वैसी चीज़ें देखिए स्पेस ज़्यादा होने से एक दूसरे से ही बात निकल के आ रही है, कुछ और हम देख नहीं रहे। देखिए चौथा जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। क्या बात करते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स क्या, ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितने फोर्स से अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स पास पास हैं, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। पास पास होंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसीलिए पार्टिकल पास पास है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होंगे, पार्टिकल्स दूर होंगे, और कम हो जाएगा तो और दूर चले जाएंगे। तो यही चीज है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भाई, सॉलिड में क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और यहां क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और यहाँ तो भाई मॉडरेट, बीच वाले हैं तो बीच में ही रहेंगे, तो मॉडरेट रहता है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की। किसकी बात कर लेते हैं हम, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की। मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट मूव, इट कैन नॉट मूव बट दे कैन वाइब्रेट। ये बात ध्यान रखिएगा भाई, इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं लेकिन इनके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। आप एक बस में बैठे हुए हैं, दोनों साइड से एक एकदम मोटे आदमी ने आपको एकदम दबा दिया दोनों साइड से, और बस चल रही है, तो आप क्या करेंगे, भले ही आप उसमें से मूव नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करेंगे भाई, वहां पे आप वाइब्रेट करते रहेंगे, वहां पे थोड़ा थोड़ा अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन होता है इसमें। और इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे कैन मूव। इन दोनों के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये देखिए स्पेस है, बहुत तेजी से मूव करेगा, इसमें तो स्पेस कम है तो इसमें कम करेगा, लेकिन इसमें स्पेस नहीं था, इसीलिए क्या है, ये मूव नहीं कर पा रहा है। लिटिल बिट स्पेस है जिसकी वजह से वहां पे क्या कर पा रहा है, वाइब्रेट कर पा रहा है, ठीक है। मूवमेंट के बाद बात करते हैं हम किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात कर लेते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है भाई, जिसके पास स्पेस होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा शो कर पाएगा। अगर आपको जो है वो 5 फीट का एरिया दे दिया जाए और बोला जाए इसमें बहुत तेजी से दौड़ो, तो 5 फीट के एरिया में क्या दौड़ लेंगे आप, वहीं 500 मीटर होगा तो आप लंबे लंबे पैर मारेंगे, एकदम तेजी से दौड़ पाएंगे। तो अगर स्पेस कम होगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती है। और वहीं बात करें स्पेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है। तो यहां स्पेस ही नहीं है पार्टिकल्स के पास, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। सिंपल सी बात है, स्पेस नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी लेस है, और यहां पे स्पेस है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये तो बीच वाले हैं भाई, ये मॉडरेट रहेंगे, मॉडरेट चलते आ रहे हैं, बीच वाले हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम 7th पॉइंट पे चले आते हैं। 7th हम ले लेते हैं फ्लूइडिटी। क्या ले लेते हैं, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी के बेसिस पे आते हैं। अगर ये बहेगा, बहने लायक होगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड नेचर का है। सॉलिड को बहते हुए देखा आपने, अपने आप ये सॉलिड अपने आप में ही, सॉलिड में ही उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये फ्लूइडिटी शो नहीं करता है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड कैन नॉट शो फ्लूइडिटी। वहीं हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड तो फ्लो करता है भाई, पानी की लहरें आ रही हैं, बह रही हैं, ठीक है। बहना मतलब क्या होता है, फ्लूइडिटी। तो सॉलिड तो बहता नहीं है लेकिन लिक्विड बहता है। वहीं अगर बात करें गैस की, तो गैस, हवाएं तो और तेज बहती हैं, सुना है ना, बहती हवा सा था वो, मतलब क्या है भाई कि हवा जो है वो और तेजी से बहती है। और वहीं हम फ्लूइडिटी बात करें लिक्विड की, तो होगी फ्लूइडिटी, ये शो करता है, लेकिन मैक्सिमम फ्लूइडिटी किस में देखी जाएगी, हमारी गैसियस मॉलिक्यूल में, क्योंकि पार्टिकल्स दूर है ना, तो फ्लूइड बह सकता है, ठीक है। अगला हम प्रॉपर्टी पे चले आए तो डेंसिटी की बात कर सकते हैं। तो अगर डेंसिटी की बात करें, मैं बोल दे रहा हूं, स्पेस नहीं लिखूंगा नहीं, बट डेंसिटी की 8वां प्रॉपर्टी हम आ गए डेंसिटी की। डेंसिटी की बात करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां ज्यादा है, उसी
वॉल्यूम में, तो इसकी डेंसिटी क्या होने वाली है, हाई होने वाली है। सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। इसकी क्या होगी, मॉडरेट होगी। इसकी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल एक ह्यूज एरिया में क्या है, कम है। वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्टिकल, तो हमने क्या बोल दिया कि इस बेसिस पे हमने क्या बोला कि इसकी जो है डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। हमारा नौवां पॉइंट क्या आ सकता है, कंप्रेसिबिलिटी। अब सिंपल सी बात है, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या, पार्टिकल्स पहले ही पास पास है, और इसके बाद अगर आपने इसको प्रेशर लगाया तो ये टूट जाएगा, कंप्रेस तो होगा नहीं। ठीक है, कंप्रेसिबल नहीं है सॉलिड, क्यों, क्योंकि पार्टिकल पहले से ही पास पास है। वहीं हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड को ऐसे देखा जाए तो लगता है कंप्रेस कर लेंगे, लेकिन आप पानी में हाथ मारेंगे और प्रेशर दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो क्या वो कंप्रेस होगा, नहीं होगा। प्रेशर से हम बात कर रहे हैं ना, तो प्रेशर से ये कंप्रेस नहीं होने वाला है, तो लिक्विड भी जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है। वहीं हम बात करें गैस की, तो गैस कंप्रेसिबल होता है। वी ऑल नो दैट कि गैस कंप्रेसिबल है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिक्विड टैंकर में जो है हम ले करके आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर में जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, वो गैस है, लेकिन उसको प्रेशर डाल के कंप्रेस करके हमने क्या किया है, लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो अगर कंप्रेस करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, तो गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये क्या है, हमारी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने सॉलिड लिक्विड गैस को क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। एक बार फिर से देखते हैं क्या था, शेप और साइज वॉल्यूम के बेसिस पे अगर देखें तो शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स है, किसका, सॉलिड का। इसका क्या है, सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है और इसका दोनों नहीं फिक्स है। वहीं पैकेजिंग की बात करें तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ये मॉडरेटली और ये लूजली पैक्ड है। इंटरपार्टिकुलर स्पेस यहां दिखाई दे रहा है कि एकदम नहीं है, यहां दिखाई दे रहा है मॉडरेट है और यहां पे ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब पार्टिकल पास पास है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो पास पास है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो दूर दूर होते हैं, मतलब गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए दूर दूर होते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जब स्पेस ही नहीं है तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और मूवमेंट नहीं करेगा तो क्या करेगा, सिर्फ वहीं पे हिल डुल के रह जाएगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। ठीक है, और ये दोनों तो स्पेस मिल जाता है इनको, तो ये आसानी से मूव कर लेते हैं, पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, और मूव करने की वजह से ही तो फ्लूइडिटी शो करेंगे ना। ठीक है, वहीं काइनेटिक एनर्जी, जब स्पेस होगा तो मैंने भी बताया कि ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा तो तेजी से दौड़ सकते हैं आप, कम स्पेस मिलेगा तो क्या दौड़ेंगे। जब एक ही दो जो है वो छलांग लगाने लायक आप रहेंगे, 1 ही 2 मीटर का, तो फिर कितना ज़्यादा तेज दौड़ेंगे। वहीं अगर 500 मीटर का एरिया मिल जाए तो तेजी से दौड़ने लायक आप रहेंगे। ठीक है, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम होती है किसकी, सॉलिड की। क्यों, क्योंकि स्पेस नहीं है। वहीं गैस की क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो बहुत तेजी से यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, स्पेस है, उसको अच्छा खासा स्पेस मिला है। आपको उसी जगह पर खड़े खड़े नाचने को बोला जाए तो कितना नाचेंगे, अगर यहाँ से वहाँ दौड़ के नाचना हो तो खूब तेजी से नाचेंगे, एकदम जबरदस्त। फिर उसके बाद बात आई क्या, डेंसिटी की। डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, तो ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे पार्टिकल्स कम है तो इसकी कम हो गई। ठीक है, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी हमने देखा है, तो स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस क्या करेंगे, टूट जाएगा ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो। ठीक है, वहीं हम बात करें इसी मार्कर की, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो है फ्लूइड नेचर का, हम उसको दबाएंगे तो वो कभी कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, वहीं हम बात करें गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, हम कंप्रेस अगर करेंगे तो पार्टिकल्स पास आने की कोशिश करेंगे, और पार्टिकल पास आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में। अब इसके बाद हम कन्वर्जन की अगर बात करें तो सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। किस प्रोसेस से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब या घटाएंगे तब, तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या आता है, एक्सपेंशन आता है। जब भी हम टेम्परेचर किसी भी चीज़ का बढ़ाते हैं, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या आता है, एक्सपेंशन आता है, पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं। वही अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या आता है, कंप्रेशन आता है, मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास आते हैं। जैसे आप अपने कोई एग्जांपल मान लीजिए कि गर्मियों में क्या होता है, आपके आसपास अगर कोई सो जाए तो आप कहते हैं एकदम दूर हट जाओ, एकदम मेरे से एकदम पास में मत आना, एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं अगर ठंडी हो तो चिपक के सो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ कंप्रेशन से क्या हो जाता है, टेम्परेचर अगर कम है तो कंप्रेस हो जाते हैं पार्टिकल्स। अपने आप को हीट लॉस से बचाने के लिए बॉडी को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से अगर चिपक गए हैं, या फिर आपने देखा होगा कि रात में सो रहे हैं एकदम बिल्कुल खुल के फैल के, लेकिन सुबह उठते हैं तो ऐसे मिलते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आप आपने साइंस नहीं पढ़ी, दिमाग में नहीं गया, उसके बावजूद आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या हो गया, आपने अपने बॉडी सरफेस को, जो सरफेस एरिया है उसको कम करने के लिए आपने अपने बॉडी को ऐसे बिल्कुल कंप्रेस कर लिया। तो टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेशन होता है। ऐसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो टेम्परेचर हाई जैसे ही बढ़ाया हमने तो क्या हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इस लिक्विड में टेम्परेचर और भी बढ़ा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब गैस में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब क्या है, कंप्रेशन आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब दूर जा रहे हैं पार्टिकल, तो दूर जाएंगे पार्टिकल्स तो क्या होगा, स्पेस क्रिएट होता चला जाएगा, यही चीज़ हो रही है। अब बात करें हम, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉलिड से जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, मेल्टिंग, क्योंकि ये क्या हो गया है, मेल्ट हो गया है, पिघल गया। ठीक है, जैसे हम बात करें फ्रिज में हमने रखा था वाटर, और वो क्या हो गया, फ्रिज में हमने अगर वाटर रखा है तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, लिक्विड को किस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉलिड में। तो टेम्परेचर कम करते हैं ना, फ्रिज में टेम्परेचर क्या है, कम है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। तो लिक्विड का जो सॉलिड में कन्वर्जन है
लिक्विड का जो सॉलिड में कन्वर्जन है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग हो गया, वाटर के अगर रेफरेंस में ले तो हम क्या बोलेंगे, इसको फ्रीजिंग बोलेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं वापस से फ्रिज से, तो वो वापस से टेम्परेचर जो हमारे जो सराउंडिंग का है वो अगर ज़्यादा है तो एज कंपेरिजन क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड का जो है कन्वर्जन अगर गैस में करना है तो टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, तो लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, सभी लोग जानते हैं बेसिकली। लिक्विड का गैस में कन्वर्जन क्या कहलाता है, बताइए भाई, इवेपोरेशन कहलाएगा या वेपराइजेशन कहलाएगा, क्या बोलेंगे हम, वेपराइजेशन। यहां भी डिफरेंस आता है, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, हीटिंग, बॉइलिंग और बर्निंग, क्या डिफरेंस, सब में तो टेम्परेचर ही बढ़ा रहे हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर नहीं आती है तो फिर उसके बाद जरूर कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। सो वेपराइजेशन क्या है, इंटरनल पूरा की बात होती है, वेपरेशन सिर्फ सरफेस वाली बात होती है। तो ये पूरा हो रहा है ना, इसलिए हमने क्या बोला है, वेपराइजेशन, ठीक है। लिक्विड का कन्वर्जन गैस में। अब वहीं हम गैस को भी लिक्विड में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटा करके। टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस के पार्टिकल क्या आएंगे, कंप्रेस होंगे, पास में आ जाएंगे, और पास में आ जाएंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। और गैस का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। अब लिख नहीं रहा हूं मैं, बस समझ लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीजें तो हो गई। अब यही गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना या सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, ये भी प्रोसेस होता है। जैसे हम नेफ्थलीन बॉल की बात करें, जो कार्बोली होती है ना, जो कपड़ों में इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जब आप रख देते हैं उसको अलमीरा वगैरह में लंबे समय के लिए, तो क्या होता है, उसको सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड स्टेट में वो आता ही नहीं है डायरेक्टली, वो वोलेटाइल होता है, अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। जैसे कपूर को, अमोनियम क्लोराइड जो है, कपूर को आपने जला दिया तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, कपूर को ऐसे भी छोड़ देते हैं आप, तब भी वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो अपने आप क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो है क्या भाई, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। प्रोसेस क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम डीसब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस है, कुछ फिजिकल बेसिस पे हमने मैटर को डिवाइड करने की कोशिश की। ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा है, जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसी में था ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अब क्या इज मैटर अराउंड अस, प्योर क्लास 9th में ही जो पढ़ा था उसी के बारे में सारी चीजें आएंगी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम कि मिक्सचर क्या है, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, ठीक है। मैक्रो लेवल पे अब देखने की कोशिश करेंगे कि जो केमिस्ट्री है उसमें कैसे कैसे सब्सटेंसेस को बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हम देखेंगे एलिमेंट कंपाउंड, वहीं पे हम इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर में क्या पढ़ेंगे, सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, फिर उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे सस्पेंशन, ठीक है। ये तीन है मिक्सचर में। अब मिक्सचर में भी क्या है भाई, दो तरीके के, होमोजीनस, हेटेरोजेनस। होमोजीनस में हमारा सॉल्यूशन है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहीं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, कोलॉइडल और सस्पेंशन में। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मैटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बट किस लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल, थोड़े हाई लेवल पे चलते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर जाएंगे मैटर के बारे में डिस्कस करने, तो हमारे पास दो तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं भाई। पहली चीज़ आ जाती है हमारी प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरे क्या आ जाते हैं भाई, इम्प्योर सब्सटेंसेस। इस इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एटम्स मॉलिक्यूल जो है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने पहले ही बताया, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा उसको। तो प्योर सब्सटेंसेस में हम किसको किसको रखते हैं, हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में। और इसी एटम और मॉलिक्यूल से, इसी मॉलिक्यूल से क्या बनता है भाई, इसी से बनता है क्या हमारा, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड जो हमारा है, ये दोनों जो है हमारे कौन से हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं। और ये किससे बनते हैं, एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। और सेम टाइप के एटम के मॉलिक्यूल से क्या बनता है, एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप वाले से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे एक एग्जांपल में ले लें, हमारे पास H2 है, Cl2 है, Br2 है, F2 है, I2 है, O2 है, N2 है, ये सब के सब, P4 है, S8 है, ये सब के सब क्या है भाई, एलिमेंट है, ठीक है। सेम टाइप के एटम से मिलकर के बन रहे हैं। वही कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हमारे पास HCl है, H2SO4 है, क्या हो गया, HNO3 है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हमारे कंपाउंड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बने। बट हम इम्प्योर वाली बात अब ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस को अगर देखें तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स। क्या बोल रहे हैं, इनको मिक्सचर्स कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो हमारे मिक्सचर्स हैं, इनको डिवाइड किया गया इस इम्प्योर सब्सटेंसेस को किस बेसिस पे, कि भाई ये पहली चीज तो आ गया कि ये मोर देन वन सब्सटेंसेस से मिलकर के बने होंगे। एक सब्सटेंस से मिलकर के बनता है तो हम क्या बोलते हैं, प्योर। अगर ये मोर देन वन सब्सटेंस से मिलकर के बना है, मोर देन वन सब्सटेंस, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस, देन दे आर कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो हम इम्प्योर सब्सटेंस में पहली चीज आ जाती है हमारे पास, होमोजीनस मिक्सचर आता है, और दूसरा हेटेरोजीनस मिक्सचर आता है। तो मिक्सचर हमारे दो तरीके के हो गए, होमोजीनस मिक्सचर और
हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है भाई, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो सेम टाइप का अगर चीज अगर हम मिलाएं, सेम टाइप में अगर वो घुल जाए, आपस में डिसॉल्व हो जाए और एक ही तरीके का दिखाई दे तो होमोजेनस बोलेंगे, और अलग अलग तरीके का दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस दिखाई देंगे बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एक फेज मिल जाता है हमको, सिंगल फेज में अगर मिक्सचर मिल जाता है, एक ही फेज में अगर दिखाई देता है, मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दो चीजें उसमें मिक्स हुई हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन अगर वो क्या हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा फेज में दिखाई देगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर जो होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसा होता है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे हम एग्जांपल करें सोल्यूशन की, हमने सोल्यूशन एक एग्जांपल में ले लिया, यहाँ पे यहाँ क्या ले लिया हमने, सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन जो होता है वो किस चीज से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इससे बनता है। ठीक है, अच्छा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। जैसे हमने सॉल्यूट ले लिया, क्या हमने मान लिया NaCl ले लिया, इसको किस में मिला दिया हमने, वाटर में, ये क्या हो गया, हमारा होमोजेनस मिक्सचर बन गया। नेक्स्ट हम वही बात करें, इसी को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बन गया, मान लेते हैं C12H22O11, C12H22O11, ये क्या है भाई, शुगर है। शुगर अगर वाटर में मिला दिया हमने तब भी क्या हो गया, ये सॉल्यूशन बन गया। वहीं अगर हम बात करें ग्लूकोज मिला दे, C6H12O6, इसको वाटर मिला दे, ये भी घुल गया ना। तो अब ये सारे जो हमारे पास सॉल्यूशंस मिले हैं, इनको अगर हमको टेस्ट करना हो, चेक करना हो, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जब आप एक बूंद पिएंगे वहां से जो चीनी का घोल वाला जो शरबत आपने बनाया, तो वो भी वही टेस्ट करेगा, जबकि आप पूरा ग्लास पी लेंगे तब भी वो वही टेस्ट करेगा। मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अगर पार्टिकल्स, तो हम क्या बोलेंगे, उसको होमोजेनस मिक्सचर कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है कि जो होमोजेनस मिक्सचर्स हैं, ये क्या है, ये सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, किस पे, फिजिकली। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, they cannot be separated by physical means या physically या फिजिकल प्रोसेस से हम इसको क्या कर सकते हैं, कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इसका सेपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको क्या किया गया, जैसे मान लेते हैं कि घर में चाय बन रही है और उसमें से चाय की पत्ती छाननी है, तो हम वो फिजिकल सेपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमने उसमें फिल्टर का इस्तेमाल किया। तो फिल्टर का इस्तेमाल करके हम सॉल्यूशन को छान नहीं सकते। अगर आपने स्कूल में भी जो आपके लैब में फिल्टर पेपर रखा है, उसको इस्तेमाल करके आप सॉल्यूशन को छानना चाहें तो सॉल्यूशन आप छान नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसी वजह से होमोजेनस मिक्सचर जो है ये ट्रू सॉल्यूशन कंसीडर किए जाते हैं, और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, और लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे सो दे कैन नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। हम ये बात भी रख सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर में बात करें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक क्या है, हमारे पास कोलॉइड है, और दूसरा हमारा क्या है, सस्पेंशन है। ठीक है, अब कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, देखिए सॉल्यूशन जो हमारा था, सॉल्यूशन जो था, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए आसानी से घुल जाते हैं पानी के अंदर। लेकिन कोलॉइडल जो है, इसके पार्टिकल इससे थोड़े बड़े होते हैं, और सस्पेंशन के और बड़े होते हैं। सस्पेंशन मतलब क्या हो गया, कहीं लटका रह गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड हो गया, सस्पेंड हो गया। आप स्कूल से सस्पेंड हो गए, ना इधर के ना उधर के रहे, तो मतलब क्या हो गया, सस्पेंशन क्या है, अगर हम कोई भी चीज अगर डालते, जैसे हमने एक पत्थर डाल दिया पानी के अंदर, वो क्या है भाई, सस्पेंशन है, क्योंकि वो घुला ही नहीं, एकदम नहीं घुला, वो बीच में ही रह गया, ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो सस्पेंशन। लेकिन कोलॉइडल क्या होगा, जैसे मिल्क की बात करें तो मिल्क एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। कैसा भाई, मिल्क जो है वो क्या है, कोलॉइडल सोल्यूशन है। अब इस मिल्क में अगर देखें तो आप कहेंगे कि सर ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिल्कुल नहीं। मिल्क में क्या क्या चीजें हैं, पानी भी है, मिल्क के पार्टिकल्स भी हैं, उसका प्रोटीन भी है, साथ में क्या है भाई, उसमें बटर भी है, उसमें क्या है आपका जो मलाई है वो भी है, क्रीम भी है, बहुत सारी चीजें हम सेपरेट कर लेते हैं ना, फिजिकल मीन से ही तो करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह प्रोसेस कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से ही क्या कर लेते हैं, क्रीम अलग निकाल लेते हैं, उसकी मलाई अलग निकाल लेते हैं, प्रोसेस हीट करके हम क्या कर लेते हैं, मलाई अलग निकाल लेते हैं। तो मिल्क कैसा है भाई, एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। ठीक है, हम बात तो जरूर कर रहे हैं कि हम मिल्क, प्योर मिल्क ले लिया, प्योर मिल्क लेकर के हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मिल्क खुद भी क्या है, इम्प्योर है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनाए, इसीलिए हम इसको इम्प्योर बोल रहे हैं। तो यहां बात हो गई हमारी क्या, मैटर को हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा है। प्योर वाली बात जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इम्प्योर की बात हमने यहाँ पे डिटेल की है थोड़ी सी। मिक्सचर जो होता है वो मोर देन वन सब्सटेंस से मिलकर के बनता है। जैसे होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर दो तरीके के। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक ही फेज में आ गया तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, होमोजेनस मिक्सचर। अगर वो दो फेजेस में आता है, दो फेज आपको आंखों से ही दिखाई देता है कि दो फेजेस में है, तो आंखों से तो नेकेड आई से सस्पेंशन दिखाई देगा, बट वो फिजिकली जब हम देखेंगे तो कोलॉइड भी हमको दिखाई देगा कि दो फेज में। आगे बात करें, जैसे मलाई आ जाती है ना तो हमको पता चल जाता है। होमोजेनस मिक्सचर में अगर देखें तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, बट इन दोनों को हम फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। नेक्स्ट, ये क्या है, सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन है, और ये कैसे है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है,
आगे बात करें, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि ये सब टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे। मिल्क क्या करता है, लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। टिंडल कहाँ से, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जो है वो खोजा था, इसीलिए वो उस इफेक्ट को ही नाम दे दिया क्या, टिंडल इफेक्ट का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। ये जो है वो क्लास 9 से अलग है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज में हम अभी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेजरमेंट पढ़ेंगे जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं जनरली। ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं हम, जो 7 यूनिट हमारी है उसी बेसिस पे SI यूनिट जो है उसी 7 से कैसे बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है वो भी, उसके लिए भी मैं ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, एकदम तुरंत 5 मिनट के अंदर सब कुछ तैयार हो जाएगा। पढ़ने में भले ही आपको आधे घंटे लग जाए जब लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बट देन आफ्टर आपके लिए 5 मिनट में पूरी लेक्चर की कहानी खत्म हो जाएगी। आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा, उस शॉर्ट ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो पूरा आपका डेटा तैयार हो जाएगा कि किसके ऊपर कितना पावर होता है, क्या होता है, किसकी यूनिट क्या होती है, कैसे किसको मेजर करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए। माय नेम इज शुभम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।